कि रीजनल पार्टी के लिए सत्ता में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा दिन अगर सत्ता से बाहर रह जाएं तो सिस्टम वीक हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि एनसी पवार साहब ये प्रेशर फेस कर रहे हैं कि सिस्टम वीक हो रहा है? निश्चित तौर पर पवार साहब बहुत फेस कर रहे हैं। उनके कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो था कम से कम पहले आते सत्ता में रहते तो कुछ मलाई मिलती, कुछ खाने को मिलता। क्योंकि पिछली बार जब सरकार थी तो लोग कहते हैं कि एनसीपी की ही चलती थी और एनसीपी के तमाम एमएलए को सबसे ज्यादा फंड मिला था। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर अदालत में गए तो अदालत ने भी कहा कि सारा फंड जो है सिर्फ एनसीपी के एमएलए को दिया जा रहा है। अदालत ने उस पर रोक लगा दी। तो अब उनको एक तरीके से कहते हैं जो आदत पड़ गई थी, क्योंकि अजीत दादा सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे उद्धव ठाकरे के साथ। तो अब सबको लग रहा है किस तरह सत्ता में आए, क्योंकि एक बात सबको ये भी लग रही है कि 2024 के बाद बहुत सारे इक्वेशन बदलेंगे। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होगा तब तो समझौता हो सकता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो तब तीनों पार्टियों के सामने संकट होगा, क्योंकि 288 सीटें हैं ही, तीनों 90-90 बांटेंगे यदि तीनों, और बाकी 17 जो सीटें अपने सहयोगियों को देगी तो उनके अंदर ही झगड़ा हो जाएगा कि उनके ही सिटिंग विधायकों की टिकटें कटना शुरू हो जाएंगी और उनके ही जो नंबर 2 पर आए हैं वो लड़ने लगेंगे। तो ये संकट अभी यहाँ तक नहीं है। 2024 तक पवार साहब सच कह रहे हैं कि टिकना मुश्किल है, क्योंकि लड़ेंगे सिर्फ दो ही, या तो एनसीपी और कांग्रेस मिलकर, या शिवसेना और कांग्रेस मिलकर, या शिवसेना और एनसीपी मिलकर। तीनों को लड़ना मुश्किल है, क्योंकि तो सीटों को लेकर मारामारी हो जाएगी। एक चीज बताइए हेमंत जी, आपको लगता है अजित पवार तोड़ सकते हैं एनसीपी? और दूसरी चीज, ये शगुफा एक उड़ा था, आप लोगों को याद होगा, लगभग 8-9 महीने पहले, और शगुफा ये था कि मर्जर हो रहा है और सुप्रिया सूले को दिल्ली में सेटल करा दिया जाएगा। तो पहला सवाल आपसे कि तोड़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं और छोड़ ही रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जिस तरह का मामला है वहां मैं आर पार चलूं, या तो मैं अभी करूंगा या फिर शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो मन तो बना चुके, कब जाएंगे मालूम। ठीक, हेमंत जी। हाँ हेमंत जी। हाँ हाँ, अभी अजीत दादा पवार के एक इंटरव्यू सकाल ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में हुआ, 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। उस वक्त उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, उनको कहा गया, पूछा कि आपको सीएम बनने में इंटरेस्ट है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमंत जी। हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है संपर्क टूट गया हेमंत जी से। सुनील जी, आप ये सवाल लेना चाहेंगे? हाँ, हेलो हेलो हेलो, आ गए हेमंत जी? अच्छा हाँ, ठीक, जी जी। आज भी मैं सीएम बन सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पर आप कहाँ? हाँ हाँ, आज भी वे बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं कहा, ना अमित शाह जी के अगेंस्ट में कहा, ना नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का सपोर्ट बेस जितना बढ़ाया है उतना कभी भी नहीं बढ़ा था, वाजपेयी के दौरान भी नहीं बढ़ा, ऐसा हुआ था। तो उन्होंने डायरेक्ट प्रेस किया। उन्होंने आइडियोलॉजिकल जो है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन अजीत दादा पवार की कभी भी नहीं थी और कभी नहीं होने वाली। वो ही इज अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। शरद पवार जी का ये पूरा पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी में हुए, लेकिन आइडियोलॉजी पूरी नेहरू गांधी जी की आइडियोलॉजी इनकी है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार जी ने साफ तौर 10 साल पहले कहा था कि सुप्रिया सुले जी वो नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और अजीत दादा को यहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर भी पोस्ट शरद पवार एनसीपी की लीडरशिप किसकी होगी, इसका क्लियर आंसर हमको नहीं मिल रहा है अभी। और अजीत दादा पवार ने उस इंटरव्यू में कहा कि मेरे सपोर्ट में कई एमएलए है, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। उन्होंने कहा कि 2004 में हमारे एनसीपी के ज्यादा एमएलए थे, फिर भी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का हुआ। उस वक्त मेरा यह कहना था कि हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर आया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि मुझे ये पसंद नहीं था, और उन्होंने उसी वक्त कहा कि आर पाटिल जी चीफ मिनिस्टर हो सकते थे, हु इज नो मोर। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप मुझे मिली, ऑपोजिशन लीडर अभी मैं हूं, वो मुझे एमएलए का सपोर्ट है इसलिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि शरद पवार जी ने परमिशन दी इसलिए मुझे ये पोजीशन मिली। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट है
पार्टी में। और जो सपोर्ट इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का जनाधार महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले को नहीं है। ये साफ शब्दों में मैं बोल रहा हूं। और ये जो बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों में, शरद पवार सुप्रिया सुले एक तरफ और अजीत दादा पवार एक तरफ, ये मिटने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात, 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र जी के साथ सरकार बनाई, उस वक्त प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जी ये उनके साथ नहीं थे। सुनील तटकरे जी भी डायरेक्टली उनके साथ नहीं थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त वो अजीत दादा पवार के जो लाइन है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, ऐसी लाइन उनकी भी है। क्योंकि छगन भुजबल तो जेल में जाके आए, सुनील तटकरे जी के ऊपर भी बहुत एलिगेशंस है, प्रफुल्ल पटेल जी का मतलब एयर सेक्टर में जो स्कैम हुआ उसमें उनका नाम है, उनकी इंक्वायरी चालू है। इसलिए ये जो पूरा टॉप लीडरशिप है उनका सपोर्ट अजीत दादा को है। विधायकों का भी सपोर्ट, मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए आर विद अजीत दादा पवार। इसलिए वो जैसे चाहेंगे, वो जब चाहेंगे उस तरीके से मतलब एनसीपी का पॉलिसी पूरी बदल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि एनसीपी की पूरी पॉलिसी बदल जाएगी, लेकिन सुनील चावके जी, पॉलिसी तो तब बदलेगी ना जब शरद पवार अपना नेक्स्ट मूव रखेंगे। और नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव ये है कि वो अपनी बीजेपी के साथ जगह बनाए। आपको लगता है कि ये सारी जो भूमिका हो रही है, हम जो सारी चर्चा कर रहे हैं, ये केवल इसलिए हो रही है कि धीरे 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 लोकसभा चुनाव से पहले उनका प्लेसमेंट हो जाए बीजेपी के पास? देखिए कार्तिक जी, एक बात एकदम क्लियर है कि शरद पवार रहे, अजीत पवार रहे या सुप्रिया सुले रहे, ये तीनों लोग हर तरह के बयानबाजी करेंगे, लेकिन दो बातें बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे पवार फैमिली में कुछ कोलाहल है, कलह है। और दूसरी बात ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी से कुछ दबाव है। ये दोनों बातें, एक अंदर का दबाव और एक बाहर का दबाव, इसमें पीछे जा रहे हैं शरद पवार। क्योंकि उन्होंने जो 24 साल पहले जो पार्टी बनाई है उसका इस तरह से हश्र हो, ये वो कतई नहीं चाहेंगे। और अभी जो प्रेशर है, वो प्रेशर में अजीत पवार पूरी बीजेपी के, उनको किसी भी तरह से समझौता करके या तो जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये दो ही ऑप्शन है उनके सामने। और इसका एक तीसरा पहलू ये दिखता है कि जब भी संजय राउत शरद पवार साहब के बिहाफ पर कुछ बात करना चाहते हैं तो अजीत पवार भड़क जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह का कलह उनके फैमिली में चल रहा है। और ये शरद पवार को दूसरी बात यह है कि 2024 तक अपनी साख बचाए रखना है। उनके लिए महाविकास आघाड़ी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रायोरिटी है ही नहीं महाविकास आघाड़ी। ये इसमें से अगर बच जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस तो फिर महाविकास आघाड़ी अपने आप बच जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी भूमिका तय कर ली है। भले ही वो जमीन पर उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक हो जाए, तो जमीन पर उनको जो सपोर्ट मिलना है वो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए शरद पवार भी चाहते हैं, वो गांधीवादी है, नेहरूवादी है, तो वो अपनी 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते पूरा होते होते अपनी साख बचा कर रखे, उसके बाद में कुछ भी हो जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो उनको कोई ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। और एक बात यह है कि सुप्रिया सुले का क्या होगा, तो सुप्रिया सुले का मैंने यही सवाल पूछा था सुनील जी, यही सवाल कि जो एक शफूगा उठा था कि कांग्रेस और इनके बीच में मर्जर हो जाए एनसीपी, आपको अगर याद हो खूब स्टोरी छपी थी। जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ में सुप्रिया सुले जाएंगी। सुप्रिया सुले एनसीपी में ही रहेगी और अजीत पवार के साथ ही रहेगी। ये जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह की होगी कि जैसे कि डीएमके में हुई है, स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं और कानीमोई दिल्ली में राजनीति करती है, वो एक शो पीस बन के रही है। तो उस तरह की एक अरेंजमेंट हो जाएगी जिससे समाधान निकल जाएगा। क्योंकि सुप्रिया सुले को जनाधार नहीं है, कोई डिमांड नहीं है महाराष्ट्र में, तो वो अपना एक दिल्ली में अपनी राजनीति करती रहेगी शोपीस बनके और अजीत दादा के साथ में रहेगी, ताकि पवार फैमिली का जो रुतबा है वो बरकरार रहे। लेकिन शरद पवार की सबसे बड़ी क्राइसिस है उनके जीवन की। एक बार उनकी पार्टी बिखर चुकी है और बाद में उनको राजीव गांधी के समक्ष कांग्रेस में वापिस आना पड़ा था। उसके बाद में जो उन्होंने फिर से पार्टी खड़ी की है, वो अभी बीजेपी की वजह से बिखराव हो जाए
और वो सबसे आखिरी में अभी रडार पे आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये 4 स्टेट्स है जिसमें 210 सीटें हैं लोकसभा की, और उसमें सिर्फ अभी बीजेपी केवल उत्तर प्रदेश में कंफर्टेबल है, बाकी 3 स्टेट्स का कोई पता नहीं क्या कैसे नंबर्स आएंगे। तो ये सब तीसरी बार अगर सत्ता में आना है तो वो महाराष्ट्र और बिहार ये दोनों राज्य बीजेपी को ठीक करना पड़ेगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो शरद पवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर, अजीत पवार के साथ में 40 विधायक जा सकते हैं, उससे ज्यादा 40 विधायक जा सकते जो हैं, आज जेल 40। जा यानी सकते हैं। तो यानी कोई आप ये कह रहे हैं कि कोई अजित पवार से आश्चर्य नहीं ज्यादा, होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अजित पवार का शरद पवार से ज्यादा होल्ड है? नहीं, होल्ड नहीं है, ये दबाव है, मजबूरी है कि जान बचाने के लिए किसी भी तरह से अपनी राजनीति बरकरार रहे, ये उद्देश्य से वो जा सकते हैं अजित पवार के साथ में। हालांकि उनका लगाव तो शरद पवार के साथ है ज्यादा, लेकिन ये जो परिस्थिति बनी हुई है ईडी, सीबीआई और सहकारी संस्थाओं पे जो नजर पड़ी है अमित शाह जी की, तो उसके वजह से जो दबाव बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसका ये असर है कि जो बिखराव की स्थिति में जो पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ, वो ऐसा लगता है कि इस साल राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ होगा। हेमंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अजीत दादा ने जो शुगर फैक्ट्री जो टेक ओवर की है चरणडेश्वर, उसकी इंक्वायरी चालू है। और लास्ट वीक एक न्यूज आई थी, खबर आई थी, उसमें ये कहा गया है कि अभी ईडी ने वो क्लोज की है। उसके बाद ये खबर आई कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकता है उसमें। तो ये दबाव, डायरेक्टली प्रेशर डालने की कोशिश हुई। उसके बाद अजीत दादा बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर चर्चा शुरू हो गई। ये बहुत अहम मुद्दा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अजीत दादा नहीं, ये हेमंत जी, अजीत जी शायद पहले पॉलिटिशियन नहीं है, उत्तर भारत के एक नेता हैं, उनके बड़ा इम्पोर्टेंट परिवार है। उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी थी जो क्लोज हुई, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हमारा कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं होगा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इंक्वायरी क्लोज हो रही है और गठबंधन वहां कमजोर हो रहा है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट पॉलिटिक्स में। अजीत दादा के संदर्भ में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं एक आपको बता रहा हूं कि अजीत दादा ने क्लियर कट एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं है कि मैं बीजेपी के साथ मेरी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं एनसीपी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एनसीपी को मेरे साथ लेकर मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं। एनसीपी पे रहेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ठीक है, बात तो बहुत हो गई पंकज एनसीपी की, लेकिन बीजेपी चाहती है नहीं चाहती, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। अगर ये एनसीसी से रीझ रहे हैं तो वो भी तो रिझने चाहिए। मतलब बीजेपी वालों के लिए फायदेमंद है अजित पवार। देखिए, मुझे तो बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि फायदेमंद है, और मैं जिस तरह का लक्षण देख रहा हूँ, लक्षण कि हाँ, वो देवेंद्र फडणवीस देखिए कहीं पिक्चर में नहीं है, वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब शिवसेना टूट रही थी तो कुछ दिन पहले से देवेंद्र फडणवीस चुप थे, अभी भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर ये ओपिनियन तो जरूर है कि ये जो लीडर है शिंदे ग्रुप, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उससे इनको फायदा नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा समीकरण बनाया जाए जो कि फॉर्मिडेबल अलायंस हो और उससे उनका लोकसभा चुनाव में फायदा हो। मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि अजित पवार के भी जो सारे लक्षण से, वो जिस तरह के उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, उसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है कि भले ही वो सार्वजनिक तौर तरीकों से उन्होंने नहीं कहा हो कि वो बीजेपी के तरफ जाना चाहते हो, लेकिन बीजेपी के तरफ बढ़ने के लिए उनके कदम बिल्कुल तैयार हैं और बीजेपी भी उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। यानी ताल से ताल मिला। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों का अलायंस होता है तो उसको शिंदे ग्रुप कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि संजय राउत के उस बयान पर भी ध्यान दीजिए जिसमें वो कहते फिर रहे हैं कि ये सरकार 20 दिन से ज्यादा की मेहमान नहीं है। अब इसके कई मतलब यानी आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिंदे पूछ सकते हैं बीजेपी से, हम आपके हैं कौन? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं, या इतनी दूरी पर खड़ा कर दिया जाए कि शायद शिंदे को लगे कि हम उन्होंने जो किया वो गलती किया, या वो कहीं के नहीं रहे। ये तमाम पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई पड़ रहा है। यानी विजेश, यानी एक अनार दो बीमार।
नहीं, यहाँ कोई दो बीमार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शिंदे बीमार और है। अजीत पवार? नहीं, शिंदे और अजीत पवार अनार बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें खेल केवल स्पष्ट है कि ये जो होने जा रहा है ये बिना बीजेपी की सहमति के नहीं होता। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जैसा मैंने पहले भी कहा, 2024 लोकसभा चुनाव है। उसके आगे पीछे की किसी भी स्थिति को बीजेपी निपटा सकती है। जैसा अभी बाकी मुंबई के पैनलिस्ट हेमंत जी और सुनील जी कह रहे थे, ईडी और सीबीआई का प्रेशर ऐसा है कि बड़े बड़े नेता बीजेपी की भाषा बोलने लगते हैं, वो उसको लेके कंसर्न नहीं हो। उनका कंसर्न ये है कि एक दो सर्वे जो बाहर आए उसमें ये स्पष्ट था, और जिस तरह से बीजेपी के जो आरएसएस की गढ़ सीट जिसको उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट ने जीता, जो सर्वेज आए उसमें ये साफ था कि यदि एमवीए एक साथ लड़ता है तो बीजेपी के चांसेस बहुत कमजोर हो जाएंगे, और एमवीए उतना हल्का नहीं लड़ेगा जितना हल्का बीजेपी या बहुत सारे लोग सोच रहे थे। इसलिए बीजेपी के लिए तो ये 100% मुफीद है कि यदि अजीत पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें और मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि एक मराठा फेस हैं, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे का कार्यकाल रहा है वो कोई बहुत इंस्पायरिंग कार्यकाल नहीं रहा बीजेपी के लिए। बीजेपी उन्हें एट द ड्रॉप ऑफ हैट ड्रॉप कर सकती है यदि सारी सिचुएशन उनके हिसाब से मुफीद बने तो। बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महाविकास अघाड़ी टूटे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ज़्यादा बीजेपी फिलहाल अभी नहीं सोच रही, क्योंकि सारा गेम इस टाइम है 2024 के चुनाव को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स के साथ कैसा जीता जाए।